हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2, जिसमें हम समझेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन, जिसमें कई सारे नेता जिन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत कुछ किया, जैसे राजा राम मोहन राय। ऐसे बहुत सारे ईश्वरचंद्र विद्यासागर जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत सारा योगदान दिया, और इनके बारे में हम सब लोग जानेंगे। तो उससे पहले एक बात, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो शेयर, लाइक, कमेंट करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने हर दोस्त को शेयर करें, ताकि जो लेवल है वो मिलता रहे और आपके लिए हम रोज़ एक अच्छी सीरीज लेकर के आएँ। आशा करता हूँ कि आप ये कर देंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन क्या था, कहाँ से उत्पत्ति हुई और कब तक रहा, और किन किन नेताओं ने साथ दिया, और हमारा समाज कहाँ से कहाँ तक चला गया। अंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण भारतीयों ने जो विचार उन पर महत्व प्रभाव पड़ा, उनमें बुद्धिवाद, मानवतावाद का अच्छा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी भाषा के प्रसार के कारण पश्चिमी विचारों एवं ज्ञान के महत्व को पहचानना और पश्चिम के वैज्ञानिक ज्ञान, बुद्धिवाद के सिद्धांत और मानवतावाद का इन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। एक क्वेश्चन है जो कल की सीरीज का पढ़ा हुआ है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था। इसमें तीनों लोग थे। दादा भाई नौरोजी ने भी जमकर आलोचना करी, और जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने भी जमकर आलोचना करी, और आर.सी. दत्त भी इन्होंने जमकर के आलोचना करी। इसमें डी ऑप्शन सही होगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, खास प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेस भारत में संपत्ति दोहन के महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संघटक थी? तो देखो कौन कौन सी थी। लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो तीसरी नहीं थी, लेकिन दो, फर्स्ट और सेकंड थी, जैसा कि 2011 में प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसको हम देखेंगे। एक और दो दोनों सही हैं, लेकिन तीसरा कथन गलत है। तो देखते हैं, अब हम जानेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्होंने कितना योगदान दिया, क्या क्या किया। और हाँ, कई लोगों की कमेंट्स या पर्सनल मैसेज भी आए थे कि इम्पोर्टेंट क्या है। तो ये नोट्स है, पूरा इम्पोर्टेंट है, पढ़ना पूरा है, पूरा ध्यान देना है। लेकिन जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रखा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट पूरा है, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं ही छोड़ना है किसी भी एग्जाम के लिए। जैसे सर वनडे एग्जाम के लिए कई सारे क्वेश्चन बंगाली पत्रिका पूछ देता है, मूर्ति पूजा का विरोध किया, या इनका राजा राम मोहन राय की जो व्यवस्था थी कैसी थी, एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था, या धार्मिक और कुरीतियों का विरोध किया या नहीं किया। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, इन्होंने कौन कितनी कितनी सभाओं को ज्वाइन किया, और कितनी कितनी स्थानों को इन्होंने संस्था बनाया या स्थापना करी, और कहाँ कहाँ इन्होंने वो करा। और एक बात और बता दें कि राजा नहीं थे, जो राजा राम मोहन राय कहा जाता है, जिनकी समय काल 1774 से लेकर 1833 तक रहा, ये राजा नहीं थे, ये अकबर द्वितीय, जो अकबर द्वितीय था मुग़ल काल में, उनकी पेंशन बढ़वाने लंदन गए थे, जहाँ उस राजा अकबर द्वितीय ने, उन्होंने इनको उपाधि राजा की दी थी। तब से इनका नाम राजा राम मोहन राय
पड़ गया। और आइए देखते हैं कि इनको बहुत ही अच्छे नेता थे, महान नेताओं में नेता थे। आधुनिक भारत के महान नेता, जो पहले महान नेता थे, उनका नाम था राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय को भारत में नवजागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक एवं आधुनिक भारत का पहला महान नेता माना जाता है। 1814 में धार्मिक एवं सामाजिक कुरीतियों का विरुद्ध सतत संघर्ष किया। 1814 में जो क्या किया, आत्मीय सभा का गठन किया और धार्मिक सामाजिक कुरीतियों का जमकर विरोध किया। 1829 में ईस्वी में उन्होंने एक नई धार्मिक संस्था, जिसको हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं, स्थापना करी। हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना इनका एक उद्देश्य था, जिसको इन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था। मतलब जिन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाने के लिए और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना था, जिसके लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ब्रह्म समाज से मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने जो ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ये धार्मिक संस्था थी और इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। तो सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन राजा राममोहन राय ने चलाया। फलता उनके आंदोलनकारी प्रयासों के फलस्वरूप अंततः 1829 ईस्वी में इस प्रथा के विरुद्ध एक कानून लागू हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें किसको श्रेय दिया जाना चाहिए, किसकी देन है, तो राजा राममोहन राय की है, जो 1829 में एक सती प्रथा के विरुद्ध एक कानून आया। तो 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और उन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी एवं मिरातुल अखबार, अब आ जाता है कि मिरातुल अखबार किस भाषा में था, तो ध्यान रखना है फारसी भाषा में था, वो प्रकाशन किया। तो राजा राममोहन राय के बारे में इतनी खास बातें हैं और इनको आप लोग कंठस्थ करिएगा और ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। देवेंद्र नाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगे कि ये क्या थे, इनका क्या योगदान रहा हमारे समाज के लिए। और तो हम बात करते हैं कि 1836 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज के कार्यभार को संभाला। आ जाती है एक बात, 36 में कुल मिला के 33 में इनकी मृत्यु होती है राजा राममोहन राय की, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे 1836 में देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज की कार्यभार संभाला। 1839 में उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की, ये एक अलग सभा थी, जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करी। और 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने ब्रह्म समाज का पुनर्गठन किया। क्या किया, वही ब्रह्म समाज जिसका राजा राममोहन राय ने क्या किया है, स्थापना की है, ठीक है। और उसी का 1843 में देवेंद्र नाथ ठाकुर ने पुनर्गठन किया है। ये नहीं करना है इन्होंने स्थापना नहीं करी है, पुनर्गठन किया है। उसी को ब्रह्म समाज ने सक्रिय रूप से विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह के उन्मूलन, नारी शिक्षा और आत्म संयम के आंदोलन का समर्थन किया। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इतने कुछ कृत्य किए हैं जो कि मैंने आपको बताया। और आप ध्यान देंगे कि आगे केशव चंद्र सेन के बारे में जानेंगे, जो कि बहुत ही पॉपुलर इंसान थे और इनको बहुत से लोगों ने अपना माना है और इन्होंने बहुत सारा योगदान करा है हमारे समाज के लिए। तो केशव चंद्र सेन के आचार्यत्व से ब्रह्मा समाज काफ़ी लोकप्रिय रहा। किससे? आचार्यत्व से ब्रह्म समाज काफ़ी लोकप्रिय रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में इसकी शाखाएं खुली। 24 जनवरी 1868 में केशव चंद्र सेन ने टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन की स्थापना की। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में केशव चंद्र जी ने की। और देखते हैं कि राजा राममोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में की गई। केशव चंद्र ने एक अलग संगठन, जो केशव चंद्र सब लगभग में अपना एक नया बना देते हैं, जैसे कि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने पुनर्गठन भी किया और ब्रह्म समाज का, लेकिन तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी की। वही इसी प्रकार केशव चंद्र ने भी ब्रह्म समाज का लोकप्रिय इनके शासन काल में रहा, लेकिन दी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना भी की, अलग संगठन बनाया, दी ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया।
एक क्वेश्चन है जो हम देख लेते हैं, जो ब्रह्म समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या सा से सही हैं। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, मैंने अभी बताया था इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही बात है। और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने फरोहित वर्ग किया स्वीकारा। हाँ, इसने इस सिद्धांत पर विचार किया कि वे त्रुटिहीन हैं, ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसने जो है दो फर्स्ट और सेकंड कथन जो है बिल्कुल सही है। 2012 का प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। बी इसका जो है उत्तर बिल्कुल सही है। इसका जो बी आंसर है ये जो है ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 2016 का क्वेश्चन है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो हम इस पर देख लेते हैं। उसमें केशव चंद्र सेन संबंध, केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? कलकत्ता से खास मतलब नहीं है, लेकिन टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, केशव चंद्र का अच्छा खासा संबंध रहा है, तो इसका उत्तर भी बी सही हो जाएगा। तो उत्तर जो है बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं आगे। हम बात करेंगे ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, दयानंद सरस्वती के बारे में और अन्य विविध के बारे में बात करें। कई सारे लोगों ने योगदान दिए हैं, तो हम बात करते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। 1820 से 1891 तक इनका जीवन रहा है और उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीक विकसित की। ये क्वेश्चन अगर आता है कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने कोई नया कार्य किया, तो उन्होंने पहली बात तो संस्कृत पढ़ाने के लिए नई तकनीकी विकसित की। उन्होंने संस्कृत कॉलेज के दरवाजे गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए खोल दिए, बहुत अच्छा कार्य किया। और गैर ब्राह्मण विद्यार्थियों के लिए इन्होंने क्या किया, दरवाजे खोल दिए। विद्यासागर ने जो कृत्य किए, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक लंबा संघर्ष चलाया, बहुत लंबा संघर्ष किया। किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह के लिए, जिससे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के रूप में अस्तित्व में आया। द फीमेल स्कूल के संबंध थे, एक सेक्रेटरी के रूप में, इनका एक सेक्रेटरी के रूप में जिस स्कूल से, हिंदू फीमेल स्कूल से, जिसका आगे बढ़ करके बिथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। कई सारी स्टोरी आपको ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में मिल जाएंगी। कुली वाला एक आपने पढ़ा होगा, जिसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर दिखाया जाता है। कि स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ, जो कि आज कोलकाता है। और ये कोलकाता ही पहले भारत की राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। 1911 में जो कि दिल्ली में परिवर्तित हो गया था। वे स्वयं वेदांत के समर्थक थे। कौन? विवेकानंद जी वेदांत के समर्थक थे। उन्होंने वेदांत को पूर्ण रूपेण विवेकशील प्रणाली घोषित किया। वे क्या थे? स्वयं वेदांत के समर्थक भी थे और पूर्ण रूपेण विकसित प्रणाली घोषित किया। सन 1893 ईस्वी में शिकागो और सन 1900 ईस्वी में पेरिस में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। अगर ये कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है कि इनका प्रतिनिधित्व किसने किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मठ की स्थापना भी की। रामकृष्ण, ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है, कई सारे एग्जामों में देखा है कि रामकृष्ण मठ से बड़ा नगर में या पश्चिम बंगाल में रामकृष्ण मठ की स्थापना किसने की? उनको 1897 में स्थापना करी, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने की। अब बात करेंगे हम कि दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद सरस्वती 1824 से 1833 ईस्वी का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के कठियावाड़ में इनका जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ दयानंद सरस्वती जी का। आर्य समाज की स्थापना की और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही कहा था, वेदों की ओर लौटो। आपने ध्यान दिया होगा, इनका नारा है कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में। ध्यान रखना है कि बम्बई में की थी। उत्तरी भारत में
हिंदू धर्म और समाज में सुधार का कार्य आर्य समाज ने किया। वे केशव चंद्र से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैंने क्या बताया था, केशव चंद्र जो सेन थे उनसे कई लोग प्रभावित थे, इनमें से दयानंद सरस्वती भी थे। केशव चंद्र सेन से विशेष रूप से प्रभावित थे। इनकी किताब थी सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में मूल विचारों को व्यक्त किया गया है। किसके मूल विचार हैं? दयानंद सरस्वती जी के। अब एक दया थियोफिजिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट, इनके बारे में जानेंगे कि एनी बेसेंट ने क्या हमारे लिए किया है। कि थियोफिजिकल सोसाइटी और एनी बेसेंट, भारत में थियोफिजिकल सोसाइटी का मुख्यालय 1882 में मद्रास के निकट अडयार में स्थित हुआ। कब हुआ? 1882 में। कहाँ हुआ? मद्रास में। होता क्या है कि 1893 में एनी बेसेंट जी भारत आई और उनको 1907 में अध्यक्षा बनाया गया और काफ़ी ये आंदोलनों में एक्टिव रहीं, लोकप्रिय रहीं। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी थी। यही आगे जो चला और आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। कौन सा विश्वविद्यालय बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो ये कहीं पे नहीं है कि स्थापना नहीं करी है। थियोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी। 1882 में क्या हुआ था, केवल मुख्यालय था मद्रास में, स्थापित करा गया था यहाँ पर भी। इसको आगे लाला लाजपत राय वगैरह लोगों ने काफ़ी साथ दिया और बढ़ावा भी मिला। वहाबी आंदोलन इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि एक तरफा आंदोलन एक तरीके से कहा जाए तो देखा जाता है। इनमें से कई सारे मुस्लिम नेताओं ने योगदान दिया, जिसमें शाह वली अल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी, वलीउल्लाह, तो ये सारे नेता जो थे इन्होंने साथ दिया और इसका मुख्य केंद्र पटना में था। होता क्या है कि भारतीय मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे। कौन? शाह वली अल्लाह। 18वीं शताब्दी में भारतीय मुसलमानों के प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त करी। क्या चिंता व्यक्त करी? कि गिरावट हो रही थी मुसलमानों की, उस पर चिंता इन्होंने व्यक्त करी। और शाह अब्दुल अजीज़ तथा सैयद अहमद बरेलवी, इनका जो जन्म काल रहा है सैयद बरेलवी का 86 से 1831 रहा है, और इन्होंने लोकप्रिय विचारों को बनाने के लिए कई सारे लोकप्रिय प्रयास किए। अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि आया हुआ है 2021 में ही आया था। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध में थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? अभी मैंने बताया था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये जो थे इन्होंने सेक्रेटरी थे। कहाँ के थे? कौन सेक्रेटरी? हिंदू फीमेल संबंध में थे जो बाद में बेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। तो क्वेश्चन जो उठता है यहीं से उठता है, इसी नोट से उठता है। खासकर ये जो चैप्टर है इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आधुनिक भारत में आते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत का कोई छोटा से लेकर बड़ा कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में यहाँ क्वेश्चन आते ही आते हैं। इम्पोर्टेंट बहुत है आधुनिक भारत इतिहास का। आधुनिक भारत का इतिहास बहुत सारा इम्पोर्टेंट है। और ये जो कई सारे यूट्यूबर पढ़ाते हैं, 4 वीडियो 5 वीडियो डाल के चले जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आगे कितना सिलेबस बचा है कितना नहीं बचा। तो पहले सिलेबस को जानना ज़रूरी है। आप सिलेबस देखें और ज़रूर यूट्यूब्स पढ़ें, हर यूट्यूब्स पढ़ें, मैं बिल्कुल नहीं मना करता हूँ, लेकिन इतना देख लें कि जो यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं उनसे क्वेश्चन कितना आता है, कितना क्वेश्चन मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूट्यूब छोड़ दें, कोई मतलब नहीं उन चैनलों का जहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्बाद नहीं करना है। खासकर हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम के लिए बहुत ताकत लगानी है, बहुत। तो करना क्या है? सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। मैं एक एक टॉपिक कवर कराऊंगा और ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और हर साथ में एक टेस्ट भी देता रहूँगा, जो कि मैंने 12 क्वेश्चन लगभग इसमें आधुनिक भारत से करा दिए हैं। PYK कहीं नहीं करनी है, यही मैं साथ में कराता हूँ। और ध्यान दें,
साथ बने रहें। तो आइए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं कि ज्योतिबा फूले के बारे में। ज्योतिबा फूले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने 1851 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। 1873 में फूले ने सत्यशोधक समाज, कई बार क्वेश्चन आया है कि सत्यशोधक समाज है, इसकी स्थापना किसने करी? तो वो ज्योतिबा फूले हैं। इनकी वाइफ सावित्री बाई फूले, इन्होंने बहुत सारा महिलाओं के एजुकेशन में साथ दिया और उनको बहुत सारा योगदान दिया है। उन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड, कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और सवर्णों की आलोचना की और महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन चलाया। अब हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने क्या क्या योगदान दिया। तो शॉर्ट फॉर्म में जानेंगे, ज़्यादा विस्तृत जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम से मतलब है। एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, क्वेश्चन मिलना चाहिए, वो मिलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, पहली बार बहिष्कृत भारत नामक एक पत्र का प्रकाशन किया और द ऑल इंडिया डिस्प्रेस्ड क्लास फाउंडेशन की स्थापना की। फिर इन्होंने क्या किया, समाज समता संघ की स्थापना की। मलाल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। जो ये सत्याग्रह अछूतों के लिए सार्वजनिक जल क्षेत्र से पानी लेने के लिए था। फिल्म्स में क्या होता है, ऐसे कथन दे देते हैं कि जो मलाल सत्याग्रह था, इसका नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। वो किससे संबंधित था? सार्वजनिक जल क्षेत्र से संबंधित था, या आर्थिक से संबंधित था, या राजनीतिक था? तो क्या ध्यान रखना है कि जल क्षेत्र से पानी लेने के लिए था मलाल सत्याग्रह। ठीक है। 1942 में उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जातीय संघ का दल के रूप में गठन किया और 1924 में अंबेडकर ने बम्बई में बहिष्कृत हितकरणी सभा की स्थापना की और इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया। समानता के सिद्धांत के प्रचार के लिए समाज समता संघ स्थापित किया। हिंदुओं और अछूतों में सामाजिक समानता के लिए प्रचार किया। कुछ क्वेश्चन हैं देख लेते हैं, जो कि 2 क्वेश्चन इसमें पड़े हुए हैं कि सत्यशोधक समाज ने गठित किया। वो क्या है कि बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का आंदोलन, ये भी नहीं है। गुजरात में मंदिरों प्रवेश का आंदोलन, ये भी नहीं है। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन था, सत्यशोधक समाज ने, अभी मैंने बताया था। और निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की? तो इसमें क्या है, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो जो पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया था, इसका गठन भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं किया। 2 हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन या इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, दोनों का जो गठन है भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। तो जो 2 क्वेश्चन प्रीलिम्स के थे इनमें देख लिए हैं। अब देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। बहुत सारे लोगों ने जिनका कुछ खास महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी महत्व तो है ही, वेरी इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी इम्पॉर्टेंट हैं, और इम्पॉर्टेंट को छोटी समस्या नहीं है। एक पॉइंट भी जब नहीं आता है तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो करना क्या है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानेंगे। नोट डाउन करना है अपनी कॉपी पर, इसको रिवाइज करना है। याद रखने का बढ़िया फंडा है, रिवाइज एंड रिवाइज। जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना अच्छा आप लिख पाओगे, याद कर पाओगे, याद रख पाओगे। क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब रिवाइज पे ही होता है। प्रोफेसर कर्वे ने पूना में 1899 में एक विधवा आश्रम स्थापित किया। 1906 में बम्बई भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? प्रोफेसर कर्वे, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? पूना में। बाल विवाह के विरोध में पारसी सुधारक बी.एम. मालावारी ने सक्रिय प्रयास किए और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 ईस्वी में
समति आयु अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के लिए विवाह पर रोक लगा दी गई। तो शारदा एक्ट आया 1930 में। अधिनियम जो शारदा एक्ट आया है उसमें जो न्यूनतम आयु थी 14 वर्ष गर्ल्स के लिए और 18 वर्ष बॉयज़ के लिए निर्धारित की गई। श्री महादेव रानडे ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की? महादेव रानडे जी ने करी। और प्रार्थना समाज की सफलता का श्रेय भी इन्हीं को है। 1917 में श्री पी त्यागराज तथा डॉक्टर टी.एम. नैयर ने प्रथम ब्राह्मणेतर संस्था गठित की, जिसका नाम था दक्षिण भारतीय उदारवाद संघ, जो कालांतर में न्याय दल कहलाया। अब कुछ संस्थाएं हैं जो हमें जान लेनी ही चाहिए और रिवाइज करवाने की उम्मीद में है कि भी मैंने पीछे पढ़ाया है, बताया है किसने स्थापना की, कौन संस्थापक था, संस्था क्या थी, वर्ष क्या था, बस वही रिवाइज करना है और कुछ नहीं। तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, जो कि राजा नहीं थे, 1828 में। कब की? 1828 में। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर या देवेंद्रनाथ टैगोर, 1839 में। देवबंद स्कूल मोहम्मद कासिम ननौतवी बर रशीद अहमद गंगोही। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग व महादेव गोविंद रानडे, 1867। आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी, 1875। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, 1876। दीनबंधु सार्वजनिक सभा ज्योतिबा फूले इसकी संस्थापक हैं, 1884 में। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री, 1887। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद। अहमदिया आंदोलन कई बार क्वेश्चन मैंने देखा है कई सारे परीक्षाओं में। इसका संस्थापक रहे हैं मिर्जा गुलाम अहमद, 1889। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2019 में आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन नायक जो लीडर रहे हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, सामने महात्मा गांधी जी। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती। आत्मसम्मान आंदोलन ई बी रामास्वामी नायकर। उपयुक्त में से कौन सा से युग्म सही सुमेलित हैं? तो क्या है कि तीनों सही सुमेलित हैं, उसमें उत्तर डी है। और देख लेंगे कि भारतीय जो संस्थाएं रही हैं उनके बारे में फिर थोड़ी बची हैं। थियोफिजिकल सोसाइटी, मैडम ब्लावात्स्की व कर्नल ऑलकॉट, 1882 भारत। 1875 न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में स्थापना हुई, भारत में स्थापित किया गया था। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, 1897। वेद समाज के श्रीधरालु नायडू, 1864। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, 1905। मुस्लिम लीग सलीम उल्लाह व आगा खां, 1906। 1900 में और कई घटनाएं 1906 में जुड़ी हैं, उन पर ध्यान दें। 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में, 1907 में, 1916 में। 6 में क्या हुआ था कि मुस्लिम जो लीग थी इसका विभाजन हुआ और स्थापना 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिले थे लखनऊ अधिवेशन में। आत्मसम्मान आंदोलन ई वी रामास्वामी नायकर, 1920। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी द्वारा, 1932 में। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, 1936। कल हम बात करेंगे भारत के संस्थाओं का विकास क्या हुआ और आगे कई सारी चैप्टर्स हैं जिसमें कि
भारत में प्रेस का विकास, न्यायपालिका का विकास, ये सब विकास जो है इन पर सब पर हम बात करेंगे और इन सब के लिए हम आपके लिए ढेर सारी सीरीज़ लेकर आते रहेंगे। और कुछ दिन में ही हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था शुरू करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेटर रहेगा। तो यहीं इस लेक्चर को समाप्त करते हैं और आशा करता हूँ कि आप सभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और जो वीडियो आज वाला देख रहे हैं तो प्लीज़ कल वाला ज़रूर देखें, अन्यथा ये समझ कम आएगा। क्योंकि पीछे जो मैंने सीरीज़ चला रखी है, जब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैसे करके बढ़ते रहेंगे। आज पार्ट 2 था, तो इसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।